नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार बार काउंसिल के द्वारा आयोजित बिहार में चुनाव पर चर्चा करना चाहूँगा। बिहार बार काउंसिल के द्वारा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और प्रत्याशी भी पूरी मुस्तैदी के साथ कमर कस के चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और यूँ कहें तो कुछ दिन पहले से ही लोग तैयारी कर रहे थे, या यूँ कहें जो चालाक प्रत्याशी हैं वो सालों भर तैयारी करते ही रहते हैं। अपने धनुष में रखे हुए बाण को पिजा पिजा कर तेज करके मैदान में उतर रहे हैं। इस स्थिति में चुनाव बड़ा भीषण होने वाला है। यह संग्राम, इसके बारे में कहा जाता है, जो बिहार से कुछ लोग भारत सरकार में मंत्री भी बन गए, राज्यसभा के सदस्य बने, जो अधिवक्ता थे, तो हमने पुराने लोगों से सुना है कि राज्यसभा का सदस्य होना आसान है, भारत सरकार में वो मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन वो बिहार बार काउंसिल के सदस्य नहीं हो सकते हैं, या यूँ कहें कि बार काउंसिल के सदस्य नहीं हो सकते हैं। यह सौभाग्य कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है जो अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सूबे बिहार में न सिर्फ जिला में करते हैं, राज्य में करते हैं, बल्कि राष्ट्र के स्तर पर करते हैं। यह बड़ा ही उनके लिए स्वर्णिम काल होता है। इस प्रकार से अब थोड़ा सा हम पहले यह देख लें कि आखिर इसका गठन कैसे हुआ। जो बिहार बार काउंसिल आज चुनाव हो रहा है, इसके गठन पर चर्चा कर लें और फिर चुनाव पर भी गंभीरता से चर्चा करेंगे। मार्च 1953 में SR दास की अध्यक्षता में ऑल इंडिया बार कमेटी ने एक प्रतिवेदन दिया, जिसके आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए एक बार काउंसिल और शीर्ष निकाय के रूप में एक ऑल इंडिया काउंसिल का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। और इस सुझाव को सरकार ने मान लिया, और यह कमेटी सुझाव दिया कि अखिल भारतीय बार काउंसिल कानूनी पेशों को विनियमित करेगी और कानूनी शिक्षा का मानक भी निर्धारित करेगी। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। मतलब कि एडवोकेट एक्ट जो है उसका सेक्शन 4 जो है उसके अधीन बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्थापित है, और जो भारत में कानूनी अभ्यास और कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करता है, और इसके सदस्य भारत में अधिवक्ताओं के बीच से चुने जाते हैं। इस तरह भारतीय बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पेशेवर आचरण शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करता है। यह कानूनी शिक्षा के लिए मानक भी निर्धारित करता है, जिसकी कानून की डिग्री स्नातक स्तर पर अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने के लिए छात्रों के लिए योग्यता के रूप में काम करती है। तो यह हो गया आपका एक व्यवस्था, जिसके तहत हम लोगों का बार संचालित होता है। स्टेट बार को क्या क्या अधिकार दिया गया ये। अब देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा बिंदु यह आता है कि BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 20 सदस्य होते हैं। पूरे भारत में राज्य हैं, प्रत्येक राज्य से एक एक सदस्य ऑल इंडिया में जाते हैं। और आश्चर्य आपको यह होगा कि पूरे भारत में जो 20 बार काउंसिल हैं, 20 बार काउंसिल हैं, और इसमें से जो 20 सदस्य ऑल इंडिया में बार काउंसिल में, उसमें एक भी महिला नहीं है। एक भी महिला को प्रतिनिधित्व, यह भारत का सौभाग्य है या दुर्भाग्य। भारत में महिलाओं की आधी आबादी रहती है, लेकिन बार काउंसिल में जो महिला आधे आबादी की हकदार होती है, यह बहुत बड़ा विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट में तो एक दो महिला हम लोग देख लेते हैं, लेकिन बार काउंसिल में देखना बहुत मुश्किल होता है, वो भी ऑल इंडिया लेवल पर जो बार काउंसिल है उसकी बात मैं कर रहा हूं। अब देखिए, BCI का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक भी महिला की हिस्सेदारी या भागीदारी
नहीं मिलती है, और नहीं जो यहाँ से मनोनीत लोग करते हैं वो ऐसा कृपा ही महिला पर करते हैं कि वहाँ जाके हम लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। महिला को यह सौभाग्य आज तक मिला है कि नहीं मिला ये हम नहीं जानते हैं, वो जो पद पर बैठे लोग हैं वही लोग जानेंगे। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो पिछला टीम था उसमें एक भी महिला नहीं थी। पूरे भारत में 441 बार काउंसिल के सदस्य हैं और उसमें से मात्र 9 महिला सदस्य जीत के आई है। और उसमें से पिछली बार बिहार को सौभाग्य मिला कि 2 महिला जीती थी, एक है नीतू झा, एक कौन फातिमा करके थी। और यह जो महिला जो 441 में 9 महिला जीती है वो महिलाओं का अनुपात होता है आपको 2.04। यही महिलाओं की भागीदारी हमारे वकालत के पेशा में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में है, जिसको हम लोग जानते पहचानते हैं और देखते हैं। जबकि पूरे भारत में महिलाओं के लिए पंचायती संस्था में, पंचायती राज में अब 50% के आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है और उसमें सभी वर्गों की व्यवस्था हो गई है। पिछड़ी जाति आ गई, अनुसूचित जाति आ गई, अनुसूचित जनजाति आ गई। इस प्रकार से पंचायती राज में ये व्यवस्था है। अभी अभी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण का प्रावधान विशेष सत्र बुलाकर करने का किया है, और जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रधानमंत्री और भारत सरकार की मंशा यह है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, तो फिर वकालत में क्यों नहीं प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब देखिए कि बिहार का चुनाव आ गया, तो बिहार का चुनाव आ गया और इसके जो है चुनाव आयुक्त बन गए बिहार के बार काउंसिल चुनाव में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति नीलू अग्रवाल, और पर्यवेक्षक जिसको ऑब्जर्वर कहते हैं वो बन गए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रसाद। अभी 3 मैन कमिटी गठित होना बाकी है और 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर की भी अपॉइंटमेंट बचा हुआ, जिसको चुनाव आयुक्त जो है जस्टिस नीलू अग्रवाल वो खुद मनोनीत करेंगे। यह स्थिति है। सदस्यों का निर्धारण अच्छा, अब हम यह देखें कि बार काउंसिल में जो हम लोग किस प्रकार से 25 सदस्य जाते हैं या किस संख्या के आधार पर इस सदस्यों का निर्धारण होता है। जब बार काउंसिल का एक्ट बना था तो उस समय यह व्यवस्था दिया गया था कि जिस राज्य में 5000 से कम सदस्य होंगे, मतलब कि 5000 से कम अधिवक्ता राज्य स्तर पर होंगे, तो वहाँ 15 सदस्य बार काउंसिल के लिए चुने जाएंगे। जहाँ 5000 से 10,000 अधिवक्ता की संख्या होगा उस राज्य से 20 सदस्य चुने जाएंगे, और जहाँ 10,000 से अधिक अधिवक्ता होंगे उस राज्य से 25 सदस्यों का निर्वाचन होगा। बिहार भी वैसे राज्यों में से एक है जिसमें आज तो लगभग 1 लाख से अधिक अधिवक्ता वाला राज्य बिहार है, और यह चूंकि एक्ट के हिसाब से 10,000 के अधिक की श्रेणी में आता है, इसलिए बिहार में 25 जो है बार काउंसिल सदस्यों का निर्वाचन होता है। यह स्थिति रहा विधि सम्मत। अब हम देखें कि हुआ क्या। पिछले बार जो नॉमिनेशन हुआ था तो उसमें 243 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। 243 प्रत्याशी चुनाव में खड़े थे जिन्होंने चुनाव फाइट किया था, और उसमें पिछले बार जो नॉमिनेशन हुआ था उसका नॉमिनेशन का फीस था 10,000 रुपया, और 10,000 रुपया में ही एक रूल है वो भी दे दिया जाता था। 10,000 के साथ ही रूल था, रूल के लिए अतिरिक्त कीमत नहीं लगती थी, और प्लस आप चाहें तो वोटर लिस्ट लें, अन्यथा वोटर लिस्ट नहीं लें। अगर वोटर लिस्ट लेंगे तो उसके लिए अलग से आपको पैसे देने होते थे। अब इस बार की स्थिति देख लें थोड़ा सा कि इस बार क्या है, लेकिन पिछले बार की थोड़ा सा चर्चा और कर लें कि पिछले बार जो इतने प्रत्याशी थे, क्योंकि यह जो हम बता देंगे तो इससे जो प्रत्याशी नए हैं उनको लड़ने में बड़ी सहूलियत होगी चुनाव, इसलिए यह बताना आवश्यक है। पिछले बार जो वोट पड़े थे वो थे 40,056 वोट,
और वैलिड वोट जो थे वो 38,920 थे, इनवैलिड वोट 1136 थे। और पिछले बार जीत के लिए जो निर्धारित किया गया था कि इतना मत आ जाएगा, जो वोटिंग के बाद जो प्रतिशत निर्धारित हुआ, तो वह था कि 1496.93 मत जिसको आ जाएगा एक कोटा में, कोटा के आधार पर उसको विजय माना जाएगा, अर्थात 1497 मत पाने वाले विजय रहेंगे, यह निर्धारित किया गया था। लेकिन हुआ यह कि 1200 मत जिनको प्रथम वरीयता का मिल गया उनको विजय घोषित कर दिया गया। अब देखिए, नीतू झा को केवल 97 मत प्रथम वरीयता का मिला था, मात्र 97 फर्स्ट प्रेफरेंस, लेकिन वो भी जीत गई। यह देखिए, मनन मिश्रा को प्रथम वरीयता का 1653 मत पड़े थे और वह फर्स्ट राउंड में ही जीत गए, जो हम लोग के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं। इसके बाद 7 उम्मीदवार प्रथम के साथ दूसरे वरीयता के मत से विजय रहे, मतलब कि एक मनन मिश्रा और 7 ये 8 उम्मीदवार जीत गए और 17 उम्मीदवार दूसरे वरीयता के बाद जब तीसरा, चौथा, पांचवा वरीयता का मत काउंट हुआ, इसके बाद जो है 17 उम्मीदवार जीतकर यहाँ आए। यह स्थिति रही जीतने में। और सबसे कम मत जो आया था वह था जितेंद्र नारायण सिंह को, जिनको 954 मत आया सभी वरीयता को जोड़ने के बाद, और उनको विजय घोषित कर दिया गया। यह जो है टोटल 25 के संख्या में सबसे कम मत पाने वाले सदस्य थे, बार काउंसिल के सदस्य। अब देखिए, हम थोड़ा सा यह बताएं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अभी अभी जो घोषणा किया गया चुनाव का, तो चुनाव की जब घोषणा की गई तो ये जो नोटिफिकेशन 30/9/23 को निकाला गया बार काउंसिल चुनाव का, यह एक अद्भुत है। बिहार बार काउंसिल ऑफ बिहार इलेक्शन रूल्स 1968 के द्वारा यह चुनाव कराया जा रहा है। और इसमें देखिएगा कि डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फाइनल वोटर लिस्ट यह दिया गया 11/10/23 को। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब देखिए कि इसमें सबसे जो अद्भुत है वो डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन है। तो डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन है, ध्यान रखिए भाई, जो प्रत्याशी लोग होंगे अपना ध्यान रखिए, वो 14/10/23 से 18/10/23 तक है और वो 10:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक है। लेकिन इसमें जो सबसे डिफिकल्ट इस बार कर दिया गया है वो नॉमिनेशन का फीस जो है उसको 30,000 रुपया कर दिया गया है। 30,000 नॉमिनेशन का फीस हो गया और नॉमिनेशन का फीस के साथ जो है सो 4,000 रुपया आपका वोटर लिस्ट का लगेगा। अब वोटर लिस्ट लेना भी आपका मैंडेटरी है। और इसके बाद रूल जो है 1,000 रुपया का रूल भी आपको लेना पड़ेगा। पिछला साल रूल इंक्लूड था 10,000 में। तो यह देखिए कि 35,000 रुपया इसके नॉमिनेशन में इस प्रकार से लगेगा। अब इसको हम एक दूसरे ढंग से देखें तो भारत के इतिहास में इतना जो है राष्ट्रपति का भी नॉमिनेशन का फीस नहीं है। राष्ट्रपति का जो नॉमिनेशन का फीस है वो है 15,000 रुपया। उपराष्ट्रपति के लिए भी जो फीस है वो है 15,000 रुपया। अब देखिए कि लोकसभा सदस्य के लिए जो फीस है वो है 25 नॉमिनेशन का जो है जमानत की राशि है वो 25,000 रुपया। और देखिए उसी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ प्रावधान है। भारत के संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है और उसके लिए लोकसभा सदस्य के लिए है 12,500 रुपया और विधानसभा सदस्य का जो ये होगा नॉमिनेशन फी है वो है 10,000 रुपया और वही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है 5,000 रुपया। यह देख लीजिए। और लेकिन हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए कोई प्रावधान नहीं है, नहीं सीट इसके लिए कोई रिजर्व किया गया है इसमें। अब देखिए कि कम से कम इसमें अगर उनको भी 15,000 रुपया अगर यह एक तो यह नॉमिनेशन फीस भी अद्भुत है। यह एक इस प्रकार का फीस है जैसे ऐसा प्रतीत होगा कि गरीब लोग इसमें आवेदक हो ही नहीं सके, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और जब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे तो लोकतंत्र तो एक मजाक बनकर रह जाएगा। यह लोकतंत्र को मजाक बनाने का एक तरीका है। इस प्रकार जब बड़े बड़े लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो छोटे लोग कैसे इसमें जाए। 30,000 रुपया साधारण परिस्थिति में नहीं दिया जा सकता है। और ये 5,000 रुपया और अलग से है, 4,000 रुपया वोटर लिस्ट है, 1,000 रुपया 735 है। ये तो ये खर्च हो गया, प्राइमरी खर्च हो गया, जो कि भारत के राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन फी ऐसा नहीं है। और अगर इसमें
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को रखा जाता तो उसके लिए भी 15,000 रुपया रखना चाहिए था कम से कम। इसका भी प्रावधान नहीं किया गया है। यह भी जो है सो भारत के संविधान के विपरीत करने वाला, उल्लंघन करने वाला यह प्रावधान है। अब हम आगे बढ़ें तो यह देखेंगे, और यह 30,000 नॉन रिफंडेबल है, जबकि लोकसभा में भी ऐसा प्रावधान है कि 1/6 मत अगर ले आता है कोई तो उसका जो जमानत का राशि है उसको वापस कर दिया जाएगा। मतलब कि कुल पड़े मत का 6ठा भाग कोई ले आएगा तो वह उसका राशि वापस हो जाता है। यह विधान है। मतलब 100 में अगर 100 वोट पड़ गया, उसमें कोई 16.66 मत पा जाते हैं तो वह उनका जमानत राशि बच जाता है। यह जो है सो इलेक्शन एक्ट का प्रावधान है। तो ये स्थिति है। यह जो 30,000 का राशि है, यह बिल्कुल नॉन रिफंडेबल है। यह भी एक विचित्र सा लगता है, इसमें प्रावधान किया जाना चाहिए था। यह जो है, अब देखिए डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन। अब देखिए स्क्रूटनी जो होगा नॉमिनेशन का, वो होगा 19 और 20 का, 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर का। और फिर देख लीजिए पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट जो फिर जो स्क्रूटनी के बाद आएगा वो 21/10/23 को कर दिया जाएगा। कैंडिडेट फिर पब्लिश हो जाएगा। और इसके बाद जो है सो डेट ऑफ विड्रॉल, कैंडिडेट अगर चाहेंगे कि हम वापस ले लें अपना प्रत्याशी बनना तो वो 26/10/23 और 27/10 को रखा गया है। इसके बाद जो है डेट ऑफ फाइनल पब्लिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स नेम, कैंडिडेट का फाइनल प्रकाशन हो जाएगा नाम का, वो होगा 28 अक्टूबर 2023 को। और डेट ऑफ इलेक्शन, अब ध्यान दीजिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, 11 दिसंबर 2023 को इलेक्शन होना है। जो लोग वोटर हैं वो भी इस बात को ध्यान दें, अपना आप मत गिराने के लिए 11 दिसंबर 23 को मुस्तैद रहेंगे। वो है सुबह के 10 बजे से लेकर संध्या 4:30 बजे, 10 AM to 4:30 PM। वोटर भी ध्यान दें, फिर से इस बात को कहते हैं, डेट ऑफ इलेक्शन 11 दिसंबर 2023, 10 बजे से लेके 4:30 बजे तक। और इसका प्लेस ऑफ काउंटिंग होगा स्टेट बार काउंसिल ऑफिस भवन पटना। और इसका जो डेट ऑफ काउंटिंग होगा 21/12 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जो भरे जाएंगे, जो सीट कितना है तो 25 सीट के लिए निर्वाचन होगा। और जो एसोसिएशन इसमें कितना पार्टिसिपेट करेगा, 125 एसोसिएशन इसमें भाग लेंगे। और बूथ की संख्या 155 होगा। यह स्थिति है चुनाव का, और इसी में से चुन के जाना है। और इसके बाद जब 25 सदस्य निर्वाचित हो जाएंगे तो वो जो है सो 5 सदस्य को ये लोग कॉप्ट करते हैं, मनोनयन करते हैं। तो ये अर्थात 30 सदस्यों वाला बार काउंसिल होता है और उसको उसी हिसाब से कमेटी बनाई जाती है। इसी में से चुन के सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी जाते हैं। यह स्थिति रही। इस चुनाव के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मैंने दिया है। और फिर अगर कुछ इसमें त्रुटि रह गई होगी तो आप लिखकर बताने का काम करेंगे, जिसको हम परिमार्जित करेंगे। और इस प्रकार से यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।